वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट की, जो कि खेला जाएगा बर्मिंघम एजबैस्टन में। और 3:30 बजे का ये मैच रहने वाला है। आइए देखें पिच का क्या बर्ताव रहेगा इस मैच के दौरान। तो जो नेचर ऑफ पिच है एजबैस्टन की, वो शुरुआत में स्विंग और सीम लैटरल मूवमेंट काफ़ी देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुराना होता है, दिन बीतते हैं, तो हमेशा बल्लेबाजी अच्छी होती है। और बल्लेबाजी अच्छी होने का मतलब है कि पहली इनिंग में हमेशा बड़े स्कोर्स बनते नज़र आते हैं। और स्पिनर्स जो हैं वो चौथे पाँचवें दिन गेम में ज़रूर आते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है जो स्पिनर्स हैं उनके लिए, और पेसर्स के लिए शुरू में काफ़ी मदद रहती है। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 308 पहली इनिंग का, 317 दूसरी इनिंग का, 243 थर्ड इनिंग्स का और 163 फोर्थ इनिंग्स का। तो बैटिंग फर्स्ट जो है वो काफ़ी एडवांटेजेस रहता है, क्योंकि पिच जो है वो धीरे धीरे डेटरेट करती है, स्कोरिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इसलिए इस तरीके से टीमें ऑप्ट करती हैं बैटिंग को पहले जनरली। टॉस की स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो सबसे पहले टॉस जीतिए, बल्लेबाजी चूज़ करिए, 350 के ऊपर का स्कोर बनाइए, प्रेशर डालिए, लीड लीजिए गेम में, क्योंकि चेजिंग जो है फोर्थ इनिंग में बहुत डिफिकल्ट रहने वाली है। तो टीम्स जनरली डिफेंड करना पसंद करती हैं रैदर देन चेज़ करना। बात की जाए वेदर की, तो वेदर फोरकास्ट 20 to 30% रेन का चांस है डे 1 में, और इम्प्रूव होगा धीरे धीरे वो। टेम्परेचर 19 से 24 डिग्री रहने वाला है, और ह्यूमिडिटी भी 75% तक रह सकती है, हवाएं चलती रहेंगी, और मिनिमल डिस्ट्रप्शंस रहेगा डे 1 के दौरान। इम्पैक्ट की बात की जाए तो ओवरकास्ट कंडीशन है, तो पेसर्स को शुरुआत में बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगा कंडीशंस से, और सनी स्पेल्स बीच बीच में जब आएंगे तो बल्लेबाजों के लिए बेहतर होती जाएगी पिच बल्लेबाजी के लिए। और लो रेन है तो फिर दिन का गेम पूरा होगा। तो ये वेदर रहने वाला है। वेन्यू स्टैट्स की बात की जाए तो 58 टेस्ट में 30 टीम पहले बल्लेबाजी करते हुई है और 22 टीम चेज़ करते हुई जीती है, और 6 ड्रॉ रहे हैं। इंग्लैंड की बात की जाए तो 30 जीत, 10 हार, 15 ड्रॉ, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इंग्लैंड का। और इंडिया की बात की जाए तो अभी तक इस वेन्यू पे एक भी मैच जीत नहीं पाए हैं, 7 मैच हारे हैं और 1 ड्रॉ है। तो काफ़ी पुराना डेटा है ये, समय से है ये। और रिसेंट मैचेस की बात की जाए इस वेन्यू पे तो वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच था इंग्लैंड का, जो कि इंग्लैंड ने आराम से जीत लिया था। स्पिनर्स को मात्र 3 सफलताएं मिली थी, और पेसर्स ने हर इनिंग में 9 विकेट लिए थे। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आप पेसर्स का देख सकते हैं इस गेम में। और डे 4 डे 5 तक ये मैच गया नहीं था, तो इस वजह से स्पिनर्स गेम में नहीं आए थे। उससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था यहाँ पे, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था आसानी से ये मैच। और उसमें भी अगर आप देखें तो वो गेम लंबा चला था। तो पेसर्स को पहली इनिंग में 4, दूसरी में 8, तीसरी में 6 और चौथी में 6 विकेट्स मिले थे। स्पिनर्स को ओवरऑल इस मैच में 12 विकेट्स मिले थे। तो इस मैच में भी पेसर्स का ही दबदबा रहा था। इंडिया के साथ था उनका उससे पिछला मुकाबला इस ग्राउंड में, जहाँ इंग्लैंड ने ये गेम आराम से जीत लिया था, 378 चेज़ कर लिए थे। तो उस मैच में भी पहली इनिंग में पेसर्स को 9 विकेट मिले थे, दूसरी इनिंग में 10 विकेट मिले थे, तीसरी में 9 और दूसरे में 2। तो पूरे टाइम अगर आप देखें रिकॉर्ड्स रिसेंट मैचेस रिसेंट गेम्स का, तो ईजी रहता है काफ़ी सारा पेसर्स के लिए, और बहुत विकेटें निकालते हैं पेसर इस ग्राउंड पे। हम भी अपनी टीम में एक कॉम्बिनेशन ऐसा पिक करने की कोशिश करेंगे जिसमें पेसर्स पे हम पूरा दाव लगा सके, दाव खेल सके, क्योंकि पेसर्स जितने ज़्यादा आप लेंगे और जितने एक्सपीरियंस्ड पेसर्स लेंगे, उनको पता है कि इस पिच पे विकेट कैसे लेना है, ख़ास तौर से इंग्लैंड के। तो ये अभी तक की टैक्टिक्स हमारी रहने वाली है। वेन्यू पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के प्लेयर स्टैट्स की बात की जाए तो जो रूट 9 मैचों में 920 रन, 70 की एवरेज, काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा है। बेन स्टोक्स 7 मैचों में 273 रन, 27 का एवरेज, 20 विकेट भी हैं उनके नाम पे। एक की प्लेयर रहने वाले बेन स्टोक्स इस सीरीज़ में। ऋषभ पंत 1 मैच में 203 रन बनाए थे इन्होंने, और जैक क्रॉली ने 4 मैचों में 158 रन बनाए, 22 का एवरेज। ओली पॉप 4 मैच में 107 रन बनाए, 15 का एवरेज। क्रिस वोक्स के 3 मैच में 148 रन, 49 का एवरेज, 13 विकेट। तो क्रिस वोक्स भी एक ऐसी पिक है जो कि एक्सपीरियंस्ड इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और इस कंडीशंस को भी अच्छे से खेले हैं, काफ़ी साल से क्रिकेट खेलते आ रहे, टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए, और हर सिचुएशन में खेल चुके हैं। तो वो एक अच्छी पिक रहने वाले हैं। जो रूट एक अच्छी पिक रहने वाले हैं। ऋषभ पंत और बेन स्टोक्स, ये 4 पिक जो हैं वो आपकी टीम में कंफर्म रहने चाहिए। बाकी जैक क्रॉली और ओली पॉप पे हम नज़रें रखेंगे, अगर कॉम्बिनेशन में इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हम उस पर चर्चा करेंगे इसके बाद। और प्लेयर रिकॉर्ड की बात की जाए तो बेन स्टोक्स ने इंडिया के अगेंस्ट 22 मैचों में 1025 रन बनाए हैं, 25 के एवरेज से, और 45 विकेट भी लिए हैं। जो रूट ने 31 मैच में करीब 3000 रन बनाए हैं, 58 की एवरेज से। ओली पॉप ने 14 मैचेस में 729 रन बनाए हैं, और
जैक क्रॉली ने भी 10 मैच में 631 रन बनाए। बेन डकेट के 8 मैच में 572 रन है। क्रिस वोक्स 10 मैच में 358 रन लेकिन 24 विकेट भी हैं। तो वो सारे स्टैट्स हैं ये प्लेयर के। आगे बात करें शुभमन गिल की, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने भी 11 मैच में 747 रन बनाए 41 के एवरेज से। जायसवाल वहाँ 6 मैच में 817 रन 81 का एवरेज। जायसवाल एक काफ़ी इम्पैक्ट प्लेयर रहने वाले हैं इस गेम में। राहुल है वहाँ पे 14 मैचेस में 1134 के रन्स बनाए हैं 43 के एवरेज से। और ऋषभ पंत की हमने बात करी, 13 मैचेस में 1033 रन। रविंद्र जडेजा 21 मैच में 1067 रन 71 विकेट। जसप्रीत बुमराह है 15 मैच में 65 विकेट्स, लेकिन बुमराह शायद इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं है ऑलरेडी, तो बुमराह को हम वैसे ही कंसिडर नहीं कर रहे इस गेम में। बाकी जडेजा, राहुल, जायसवाल, गिल ये 4 काफ़ी की रहने वाले हैं। और पंत वहाँ पे मौजूद है, पंत एक विकेट कीपर की चॉइस रहने वाले हैं। तो ये इंडियन प्लेयर्स का रहा है रिकॉर्ड प्ले टीम के अगेंस्ट में इंग्लैंड की। और प्लेयर बैटल की बात की जाए तो जैक क्रॉली को बहुत बार जसप्रीत बुमराह ने डिसमिस किया है, सिराज ने किया है, आकाशदीप ने किया है 1 बार और सिराज ने 1 बार, बुमराह ने 4 बार किया है। और उनके अगेंस्ट 118 रन भी बनाए 127 गेंदों में। वो भी स्टैट्स यहाँ पे मेंशन्ड है। बेन डकेट को कुलदीप यादव ने 3 बार किया है आउट। कुलदीप यादव की जगह बनेगी नहीं इस टीम में, या बनेगी कि नहीं बनेगी वो देखने वाली बात रहेगी। ओली पोप जसप्रीत बुमराह से 5 बार डिस्मिस हुए हैं, 86 रन बना पाए हैं मात्र 186 गेंदों में, तो उनका भी पलड़ा भारी है जसप्रीत बुमराह का। लेकिन जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है इस गेम में, तो ये स्टैट्स देखना पड़ेगा मे बी टॉस के बाद क्या अनाउंस हो। लेकिन अभी तक खबर यही आई कि जसप्रीत बुमराह इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस गेम। आगे जो रूट की बात की जाए तो रविंद्र जडेजा 8 बार, बुमराह 9 बार, शार्दुल ठाकुर, सिराज 2-2 बार, तो उनके भी नंबर्स अच्छे हैं जसप्रीत बुमराह के रूट के अगेंस्ट और जडेजा के भी रूट के अगेंस्ट। स्टोक्स की बात की जाए तो जडेजा ने 6 बार आउट किया है, बुमराह ने 2 बार, कुलदीप ने 3 बार। जायसवाल, अब इंडियन प्लेयर्स की बात की जाए तो जायसवाल ज़्यादातर शोएब बशीर और जो रूट से आउट हुए हैं। जो रूट एक पार्ट टाइमर है, लेकिन बाकी कोई इंग्लैंड का खिलाड़ी उनको आउट नहीं कर पाया है, ये एक अच्छी बात है। सब ज़्यादा बार केएल राहुल जो है वो जो रूट और स्टोक्स से 1 या 2 बार आउट हुए हैं। गिल जो है वो शोएब बशीर से दोनों बार आउट हुए हैं। पंत 2 बार रूट से, 1 बार स्टोक्स से, और रविंद्र जडेजा 2 बार रूट, बेन स्टोक्स से 3 बार। तो ये अच्छी बात है कि इंडियन बैटिंग ऑर्डर जो है वो ज़्यादातर मेन स्ट्रीम बॉलर से आउट नहीं हुआ है, जो अभी खेल रहे हैं सीरीज़ में। जो रूट हो गए, पार्ट टाइमर बॉलिंग करते हैं वो, और शोएब बशीर भी अभी नए हैं, काफ़ी यंग हैं, तो ये ज़्यादातर विकेट टेकिंग हैं अभी। तो इनको अगर अच्छे से स्पिन खेल सकते हैं, वैसे भी पहले 3 दिन स्पिन रहेगी नहीं पिच पे उतना, पेसर को ही हेल्प है, तो वो एक अच्छा फैक्टर है इंडियन टीम्स के लिए रन स्कोर करने के लिए। और टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉस की हमने बात करी, बल्लेबाजी अगर भारत पहले करते तो बड़े रन बना सकता है इस पिच पे। हेड टू हेड बात की जाए तो पिछला मुकाबला हमने देखा ही, इंडिया ने अच्छी बल्लेबाजी की पहली और दूसरी इनिंग में, लेकिन इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छी तरीके से नेगोशिएट करके चेज़ किया। इंडिया का कोलैप्स हुआ दोनों ही इनिंग में, आधे 5 प्लेयर के बाद और ऋषभ पंत के बाद, जडेजा के बाद, तो वो कोलैप्स की वजह से ये गेम हमें हारते हुए दिखे इंडियन टीम। बाकी अगर जायसवाल की बात की जाए तो सेंचुरी थी, गिल की सेंचुरी थी, ऋषभ पंत दोनों इनिंग में तगड़े सेंचुरी, और केएल राहुल दूसरी इनिंग में सेंचुरी, बुमराह के 5 विकेट, सिराज कुछ खास परफॉर्म किए नहीं, कृष्णा ने भी पूरे मैच में 5 विकेट लिए, लेकिन उतने पैनापन दिखाने उनकी गेंदबाजी में। वहीं इंग्लैंड की बात की जाए तो जैक क्रॉली के 65 थे, डकेट ने दोनों इनिंग्स में अच्छे रन बनाए, एक में सेंचुरी थी, 149 रन थे। ओली पॉप 106 पे थे, हैरी ब्रूक 99 और 0 पे आउट हुए। एक रिकॉर्ड भी था उनके लिए ये कि 99 पे आउट होने के बाद फिर अगले इनिंग में 0 पे आउट हो गए। जो रूट स्टेबल थे, 53 रन नॉट आउट थे सेकेंड इनिंग में, पहली में जल्दी आउट हुए। स्टोक्स भी 4 विकेट पहली इनिंग में लेके गए। तो इम्पैक्ट डालते गए इंग्लैंड के सारी टीम के प्लेयर्स कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से, और वो गेम जीत ले गए। उसके पहले बात की जाए पिछले मुकाबले की, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, तो इंडिया ने वो मैच जीत लिया था। इंडिया में वो गेम था जिसमें जैक क्रॉली 79 बनाए थे, जो रूट के 84 थे सेकेंड इनिंग में, बशीर के 5 विकेट, बेन स्टोक्स के 1 विकेट, गिल के 110, 57, जायसवाल के, कुलदीप के 5 विकेट थे उस मैच में, और आसानी से वो मैच इंडिया ने जीता था। उसके अगला मुकाबला भी इंडिया ने चेज़ किया था, आसानी से जीता था। जो रूट ने सेंचुरी भले बनाई थी उस मैच में, और 1 विकेट भी लिया था। बशीर के 5 विकेट थे। इंडिया में मैच टर्निंग ट्रैक था, तो काफ़ी इजी था इंडिया के लिए वो गेम जीतना। ये बाकी का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। इसके बाद हम प्लेइंग 11 फॉर्म की बात की जाए दोनों ही टीमों के, तो डकेट, क्रॉली, ओली पॉप, जो रूट, पिछले मैच में सब ने रन्स बनाए हैं किसी न किसी इनिंग्स में, तो ऐसा तो हम कह नहीं सकते कोई भी गेंद बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म है। और उसके पहले भी बेन डकेट देखिए रन बना के आ रहे हैं, शतक उससे पहले बना के आए थे, और काफ़ी
रन स्कोर हैं 84, 86, 114, 52, 46, 92। तो ऐसा नहीं है कि वो फॉर्म में नहीं है, बहुत अच्छी फॉर्म में है। जैक क्रॉली हालांकि उनसे बेहतरीन फॉर्म में नहीं है। जैक क्रॉली के रन्स नहीं निकले हैं पिछली कई पारियों में, हालांकि एक 78 है, लेकिन उसके अलावा उतने रन्स उन्होंने नहीं बनाए। ओली पॉप एक डिसेंट फॉर्म में है, इसके पिछले मैच में भी 171 रन बनाए थे, उसके पहले एक 66, 177 और एक काफ़ी लंबे समय पहले 154। तो ओली पॉप भी कंट्रीब्यूट करते हैं बल्ले से। उसके बाद जो रूट की हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं, ये बंदा कभी आउट ऑफ फॉर्म रहता ही नहीं है, हमेशा रन्स बनाता है, हमेशा पॉइंट्स ला के देगा। हैरी ब्रूक ऊपर नीचे चल रहा है काफ़ी, इनका ग्राफ कंसिस्टेंट नहीं है, और जब भी एक बड़े रन्स बनाते हैं उसके बाद वो 0 बनाते हैं या जल्दी छोटी इनिंग खेल के आउट होते हैं। तो अभी उन्होंने 90 रन बनाया, फिर 0 पे आउट हुआ। तो देखते हैं अगले मैच में वो कैसे परफॉर्म करते हैं। हालांकि वो स्मॉल लीग के लायक नहीं है, वो ग्रैंड लीग की डिफरेंशियल पिक के तौर पे ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं फैंटेसी 11 की बात करें तो। और बेन स्टोक्स को अपनी टीम में डेफिनेटली रखना ही रखना है। जेमी स्मिथ इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बल्लेबाजी के तौर पे देखें तो रन्स बना रहे हैं काफ़ी, और उनकी फेयर लिस्ट भी आप देखें तो काफ़ी अच्छे स्कोर किए हैं उन्होंने। क्रिस वोक्स हैं गेंदबाज एक्सपीरियंस, उनकी चर्चा हमने कर ली है, उनका फॉर्म आप देख सकते हैं। बाइडन कार्स का भी फॉर्म आप देख सकते हैं, विकेट्स लेते आ रहे हैं हर मैच में, 1, 3, 2 और 4, 2, तो वो भी फॉर्म में है। जॉश टंग भी विकेट लेते आ रहे हैं हर मैच में, एवरेज अच्छा है उनका, तो उनसे भी हमें टीम में रखने के लिए बढ़िया स्टैट्स हैं उनके भी। शोएब बशीर इस समय इंग्लैंड में गेंदबाजी कर रहे हैं, उतनी मदद है नहीं पेस स्पिनर के लिए, तो उतने बड़े विकेट नहीं लिए उन्होंने इंग्लैंड में, लेकिन उनका भी एवरेज ठीक है। बेंच पे प्लेयर्स के स्टैट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। जोफ्रा आर्चर अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए, और जेमी ओवरटन या गस एटकिंसन में से भी कोई खेल सकता है। हालांकि इंग्लैंड ने अपनी टीम अनाउंस कर दी, उन्होंने सेम ही टीम रखी है, कोई चेंजेस किए नहीं है उसमें, तो यही प्लेयर खेलने वाले हैं इंग्लैंड के लिए। इंडियन प्लेइंग 11 की बात कीजिए तो राहुल शतक बनाए हैं पिछली इनिंग में, लेकिन उसके पहले थोड़े से इनकन्सिस्टेंट रहे हैं। 84 था एक, 77 था एक, 68, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काफ़ी पुराने इंडियन प्लेयर हैं और रन्स बनाना जानते हैं। जायसवाल इंग्लैंड के अगेंस्ट हमेशा अच्छे फॉर्म में रहे हैं। साई सुदर्शन अभी नए पिक हैं, शुरुआती मौका है तो डिफरेंशियल पिक के तौर पे ही इस्तेमाल करेंगे। गिल को रखना कंपलसरी है, कप्तान है भारत के और अच्छे रन स्कोर करते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट। ऋषभ पंत इन फॉर्म बैट्समैन, रेड हॉट फॉर्म है, तो और विकेट कीपर की ओनली चॉइस इस समय बेहतरीन जो लग रहे हैं। करुण नायर को भी फिर से मौका मिला है, वापसी कर रहे हैं। पिछली मैच में कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन डिफरेंशियल पिक के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल करेंगे ग्रैंड लीग के लिए। रविंद्र जडेजा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ऑलराउंडर, स्पिनर गेम में आएगा चौथे 5वें दिन, तो उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुलदीप यादव वहाँ पे मौजूद, भारत ने अनाउंस किया है, तो कुलदीप यादव का जो देख सकते हैं आप, पिछले इनिंग में विकेट नहीं, लेकिन उसके पहले 3 विकेट, 5 विकेट, 4 विकेट, 2-2, 3-1, तो उनके विकेट्स अच्छे हैं। अर्शदीप सिंह पहला डेब्यू कर रहे हैं, उनके स्टैट्स अवेलेबल नहीं है। और मोहम्मद सिराज के स्टैट्स आप देख सकते हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा के स्टैट्स हैं 3-2, 3-3, तो विकेट्स उन्होंने भी लिए हैं काफ़ी, ऐसी बात नहीं है। बाकी बेंच के प्लेयर्स के आप देख सकते हैं स्टैट ये रहने वाले हैं। आगे टीम में एनालिसिस की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर है इंग्लैंड का, रूट, डकेट, पॉप, तो ये 3 जो हैं ये अच्छे बल्लेबाज हैं। हैरी ब्रूक कब कंट्रीब्यूट कर दें कोई जानता नहीं, अच्छे रन को कभी भी निकाल सकते हैं। पोप का भी ब्रूक की तरह ही थोड़ा हाल है, जब बनाते हैं रन्स बड़े बनाते हैं। और वर्सटाइल ऑलराउंडर्स अवेलेबल हैं, स्टोक्स और वोक्स दोनों ही कमाल के प्लेयर्स हैं, कभी भी बल्ले के साथ, गेंद के साथ कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी रहते हैं और हमेशा अच्छे पॉइंट्स कमा के देते हैं फैंटेसी 11 में। प्लस इनका होम गेम है, तो एक होम डोमिनेंस चल रहा है इस ग्राउंड पे, इंडिया का भी जीता नहीं इनके अगेंस्ट। 30 मैच इंग्लैंड जीत चुका है इस वेन्यू पे, तो वो भी काफ़ी मैटर करता है। वीकनेस की बात की जाए तो इनकन्सिस्टेंट टॉप ऑर्डर डेफिनेटली, और क्रॉली और पॉप का इशू है, हैरी ब्रोक का इशू है कि वो कंसिस्टेंटली स्कोर नहीं करते। हमने पिछले उनके रीसेंट फॉर्म में भी डिस्कस किया कि वो रन नहीं बना रहे हैं, तो फैंटेसी 11 में भी उनको जनरली हम पिक नहीं करते। काफ़ी देखने वाला रहता है कि क्रॉली और पोप में से कोई एक ही चूज़ करते हैं, अगर इंग्लैंड के बैटर्स चूज़ कर रहे हैं हम तो। और वीकनेस की दूसरी बात की जाए तो रीसेंट फॉर्म उनका थोड़ा मिक्स रहा है, पिछले 5 में 3 ही मैच जीते हैं, और पिछला तो इंडिया सीरीज़ का पहला मैच जीते हैं, उसके पहले वो 2 ही मैच जीते थे, तो वो भी एक की फैक्टर रहता है डिसाइड करने में। हालांकि नई सीरीज़ है, पिछला मैच जीत के आ रहे हैं, तो वो अभी उस हिसाब से चल रहा है। न्यू WTC का साइकिल शुरू हुआ है, तो वो मैटर करता है इस समय। की प्लेयर्स की बात की जाए तो जो रूट ऑब्वियसली उनके की प्लेयर हैं, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स इन टेस्ट, तो उनको रखना ज़रूरी है अपनी टीम में। बेन स्टोक्स हमने उनके बारे में चर्चा कर ली,
और क्रिस वोक्स, ये 3 प्लेयर हमने पूरे इस वीडियो में यही डिस्कस किया कि ये 3 प्लेयर्स कैसे इंपॉर्टेंट हैं इंग्लैंड की टीम के लिए और कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हर तरीके से इंग्लैंड के लिए। वेन्यू इनसाइड की बात की जाए तो जो रूट के 920 रन है इस वेन्यू पे, बेन स्टोक्स के 20 विकेट और वोक्स के 13 विकेट है इस वेन्यू पे, और वो काफ़ी अच्छा है। इंडिया की बात की जाए तो जो स्ट्रेंथ रही वो एक्सप्लोसिव बैटिंग, जायसवाल, पंत, गिल, और ये तीनों ने जो परफॉर्मेंस पिछले मैच में दिखाई है। केएल राहुल भी अच्छे स्कोर करते हैं, हालांकि वो एक्सप्लोसिव नहीं कहलाएंगे, वो एक शांत बल्लेबाज हैं, एक काफ़ी कामली बैटिंग करते हैं, अच्छे स्कोर करते हैं, रन्स काफ़ी नीटली स्कोर्स करते हैं वो, तो वो एक इंडिया के लिए स्ट्रेंथ रही है। लीथल बॉलिंग की बात करें तो बुमराह जडेजा, हालांकि बुमराह अवेलेबल नहीं है, लेकिन जडेजा के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और चौथे पाँचवें दिन जब स्पिन होगा तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप हैं, तो पाजी से भी हमें उम्मीद रहेगी कि वो अपने डेब्यू पे कुछ कमाल करके दिखाएं, कुछ बेहतरीन रन स्कोर करके दिखाएं, विकेट लेके दिखाएं। तो ये इंडिया की स्ट्रेंथ्स की बात हो गई। और वीकनेस की बात करें तो पुअर रिसेंट फॉर्म प्लस एजबेस्टन में आज तक मुकाबला जीते नहीं है, तो ये ही 2 वीकनेस इस समय इंडियन टीम की नज़र आ रही है कि वो पिछले 5 में 4 मैच हार के आ रहे हैं डिस्पाइट ऑफ हैविंग सच अ गुड टीम इन टेस्ट। ऑब्वियसली विराट और रोहित ने रिटायरमेंट ले लिया है, वो थे इस गेम के पहले तक अवेलेबल, उस समय भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर पे हार रही थी। लेकिन इस समय जो टीम है थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस्ड नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि बाकी प्लेयर्स जो विराट और रोहित के अलावा हैं, राहुल हो गए, गिल हो गए, पंत हो गए और जायसवाल भी अब एक्सपीरियंस प्लेयर्स की श्रेणी में ही आएंगे। उन्होंने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है हर जगह पे, साई सुदर्शन को थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा सेटल होने में इस टीम में, और अभी अर्शदीप अपना डेब्यू करेंगे कल, तो उनका भी थोड़ा वक्त लेना बनता है। लेकिन उनके अलावा बाकी प्लेयर्स सब एक्सपीरियंस्ड हैं और उनको चिन अप करके इस गेम में आना ज़रूरी है। की प्लेयर्स की बात करें तो यशस्वी जायसवाल के रन्स आते हैं हमेशा इंग्लैंड के अगेंस्ट, ऋषभ पंत के रन आते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, और बुमराह भी हैं वहाँ, लेकिन वो तो अवेलेबल नहीं है। बाकी टिप्स की बात करें स्मॉल लीग में हम क्या टिप्स सोच रहे हैं, तो विकेट कीपर हम स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ऋषभ पंत को ही लेके चलेंगे ऑब्वियसली। स्मॉल लीग में बैटर्स की बात की जाए तो जो रूट, जायसवाल, गिल, हमने ऑलरेडी इन तीनों के बारे में आप लोगों को सुझाव दिए हैं कि कैसे ये अपनी टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट रन स्कोर करके आए और इंपॉर्टेंट मोमेंट्स क्रिएट करके गेम में कैसे वो पॉइंट्स को क्रिएट करते हैं फैंटेसी 11 के लिए भी। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो स्टोक्स और जडेजा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स हैं दोनों ही टीम के लिए। जसप्रीत बुमराह बॉलर्स जो कि रहने चाहिए थे अगर वो अवेलेबल रहते, तो अब उनके एब्सेंस में हम क्रिस वोक्स का नाम लेंगे वहाँ पे, क्योंकि वोक्स जो हैं वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से, और उनका एक्सपीरियंस इस गेम में यहाँ पे काम आने वाला है। ग्रैंड लीग की बात की जाए तो ऋषभ पंत ऑब्वियसली वहाँ है, बेन डकेट को ट्राई ज़रूर करिएगा, राहुल को ट्राई करिएगा, क्रॉली को ट्राई करिएगा, और ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो क्रिस वोक्स को ट्राई करिएगा, रविंद्र जडेजा को ट्राई करेगा। ऑलराउंडर नहीं क्रिस वोक्स, बॉलर्स में जनरली कई सारे फैंटेसी 11 के ऐप्स में बॉलर्स में आएंगे, अगर ऑलराउंडर्स में आएंगे तो डेफिनेटली आप क्रिस वोक्स को ऑलराउंडर में ट्राई करेगा। मैं तो कह रहा हूँ ग्रैंड लीग में नहीं, आप स्मॉल लीग में भी ट्राई करिए उनको, और ग्रैंड लीग में करुण नायर को भी आप ट्राई कर सकते हैं, साई सुदर्शन को भी एक मौका दे सकते हैं, अर्शदीप को टीम में चांस दे सकते हैं। तो ये रहने वाली है हमारी सजेशंस। बॉलर्स में मोहम्मद सिराज एक अच्छे पिक रह सकते हैं, मे बी वो काफ़ी समय से आउट ऑफ फॉर्म थोड़ा सा जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हो सकता है कल उनका कमबैक गेम हो और वो उस कंडीशंस का इस्तेमाल करके थ्रू द लाइन, थ्रू द चैनल ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करके विकेट्स निकालें टीम के लिए। तो आप उनको एक ग्रैंड लीग में एक पिक कर सकते हैं अपने। बाइडन कार्स, उनका रिसेंट फॉर्म अच्छा रहा है तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। लॉजिक आप देख सकते हैं इन लोगों के पिक करने के पीछे क्या है, हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। डिफरेंशियल पिक की बात की जाए तो इंग्लैंड के लिए बेन डकेट हैं और केएल राहुल इंडिया के लिए रहने वाले हैं। स्टैट्स इनके हमने अवेलेबल कर दिए सारे। एक्स फैक्टर प्लेयर डेफिनेटली जो रूट रहने वाले हैं, और जो रूट के बारे में अब चर्चा हमने सारी कर ही ली है। मैच प्रेडिक्शन ये है कि की बैटल रहने वाला है जायसवाल और बेन स्टोक्स के बीच में, काफ़ी फियर्स कॉम्पिटिटिव हैं दोनों गेम के, और जो रूट अगर जसप्रीत बुमराह होते तो उनके साथ ऑब्वियसली की बैटल रहता, क्योंकि 9 बार उन्होंने आउट किया उनको। लाइकली विनर की बात करें तो 60-40 इंग्लैंड है इस मैच में। एक तो कभी हारे इंडिया, कभी जीता नहीं वहाँ पे, और इस वेन्यू पे इंग्लैंड का डोमिनेंस थोड़ा ज़्यादा रहा है, 30 मैच जीते हैं, तो ये एक अच्छी संकेत है इंग्लैंड के लिए। प्लस प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो रूट का फॉर्म जो है आप देख रहे हैं, और इंग्लैंड के पेसर्स भी इस समय काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वो 2-3 चीज़ें जो हैं वो इंग्लैंड को एज प्रोवाइड करती हैं, इसलिए 60-40 इंग्लैंड रहेगा। आइए टीम्स की बात करते हैं, क्या टीम रहने वाली है।
तो टीम में हम अगर अब देखें कि टीम हम क्या पिक कर सकते हैं, क्या डिफरेंशियल पिक क्रिएट कर सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन सेट करना चाहिए, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट विकेट कीपर हमने डिस्कस किया कि ऋषभ पंत रहने वाले हैं। बल्लेबाजों की बात की जाए तो जो रूट, बेन डकेट को हम एक मौका देंगे, गिल, राहुल और क्रॉली। यहाँ पे ये क्रॉली की जगह जायसवाल की हम आगे लेके चलेंगे। उनकी चर्चा हो गई है सारी कि वो क्यों बेहतर हैं किसी भी बल्लेबाज से इंग्लैंड की सतह पे, और इंग्लैंड में ऑलराउंडर की बात की जाए तो बेन स्टोक्स हैं। यहाँ पे हम बाइडन कार्स को हटा के रविंद्र जडेजा को लेंगे, क्योंकि रविंद्र जडेजा की जो बॉलिंग है, एक स्पिनर को लेकर चलना ज़रूरी है इस गेम में, क्योंकि चौथे पाँचवें दिन अगर स्पिनर्स के लिए पिच खुल गई तो रविंद्र जडेजा कैन एक्सप्लोर दैट एंड ही विल अर्न यू पॉइंट्स लाइक नो स्पिनर कैन अर्न फॉर यू इन दिस गेम, सो दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग पिक। और बेन स्टोक्स तो रहेंगे ही रहेंगे वहाँ पे। बॉलर्स की बात की जाए तो कृष्णा, टंग और क्रिस वोक्स, ये 3 सेफ पेसर्स हैं। बल्लेबाजों को लेकर चल रहे हैं क्योंकि हाई स्कोरिंग गेम रहता है जनरली पहली इनिंग में, और इंग्लैंड के 2, भारत के 3 बल्लेबाज टॉप ऑर्डर के ही सारे, और इंडिया का विकेट कीपर वहाँ पे मौजूद है। तो इंडिया के सारे बैटर वहाँ पे हमने कवर किए, रविंद्र जडेजा तक बैटिंग कवर की है, सारे बेसिस कवर किए। इंग्लैंड की बात की जाए तो डकेट ओपन करने आते हैं, जो रूट वहाँ रहेंगे। बेन स्टोक्स उसके बाद आएंगे, बॉलर्स में क्रिस वोक्स और जॉश टंग। तो इंग्लैंड के भी हमने काफ़ी बेसिस कवर किए हैं। हमने काफ़ी ऐसी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है जिसमें हम सारे बेसिस कवर करें, और गेम जब भी चलता रहे हमारे प्लेयर्स हमको पॉइंट कमा के दें। ऐसा कोई मोमेंट क्रिएट ना हो जहाँ हमारे प्लेयर्स अवेलेबल ना हो, गेम चल रहा हो और हम पॉइंट्स ना कमा रहे हो। हमारी कोशिश वो है स्मॉल लीग में। हमने यहाँ पे बैकअप में अर्शदीप सिंह, सिराज और ओली पोप को रखा है। हम एक और बैकअप अभी ऐड कर देंगे, क्रॉली को ले लीजिए या करुण नायर को ले लीजिए, क्योंकि वो एक डिफरेंशियल पिक के तौर पे में भी, अगर कोई इनमें, अब तो खैर सब खेल ही रहे, मान लीजिए कि गेम में कोई इंजर्ड होता है, कंकशन होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, तो फिर वो प्लेयर आ जाएगा गेम में। तो ये रहने वाली है हमारी फाइनल टीम इस मैच की। मिलते हैं अगले वीडियो में।